नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 20 फरवरी 2024 एसएससी जीडी की एग्जाम स्टार्ट हो गई है ना। तो चौथे शिफ्ट का जो एग्जाम होती है ना वो नहीं करा पाता हूं मैं, क्योंकि चौथा शिफ्ट ऐसा है कि लेट भी हो जाती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो चौथा शिफ्ट के एनालिसिस मैं अगले दिन करा दिया करूंगा और आप लोगों के डिमांड पे ही। अगर आप लोग कहेंगे तो ये नहीं भी करा देंगे, क्योंकि टाइम का मैनेज करना बहुत जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे कल चौथा शिफ्ट में। जो बच्चे है ना जिनको लगता है कि मैं कल एक बात बोला था और झूठ बात है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 19 फरवरी को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था करीब रात के 8 बजे, है ना, 19 फरवरी 2024। उस सिंगल वीडियो से 20 तारीख के चारों शिफ्ट में, फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर, इन चारों शिफ्ट में है ना 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन मात्र एक सिंगल वीडियो से आया है। आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, है ना, कोई हवा में बात नहीं होती। और पढ़ाए गए पूरे क्वेश्चन आए, बहुत खुशी हुई। इस बार सबसे ज्यादा सफलता हाथ लगा। मेरे 80% तो लगते थे एसएससी के एग्जाम में, मैं गारंटी भी लेता हूँ 80% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए आएंगे, लेकिन इस बार जो है 90 भी पार कर गया। सरस्वती की बहुत कृपा है, जय माता दी। चलिए पहला प्रश्न पूछा गया था, आगा खां कप संबंध किस खेल से है। देखिए कल थर्ड शिफ्ट में बताया था, चतुर्थ शिफ्ट में आया था, ये हॉकी खेल से है। हॉकी खेल से संबंधित अन्य कप जैसे नेहरू कप है, महाराजा रंजीत सिंह कप है, आगा खान कप है, ध्यानचंद कप है, गुरु नानक कप है। ये सभी के सभी जो है हॉकी खेल से संबंधित हो जाएंगे। इनके अलावा अगर बात करें फुटबॉल से, जूल्स रिमेट कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप। ये संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन बने 2023 के अंदर, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ भी एक रिकॉर्ड छुपा हुआ है और मैंने आपको सारा बात बताया है। एक बच्चा और बता दूं कि जो बच्चे की तैयारी कम है, जिनको लगता है मेरी तैयारी कम है या फिर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूं एग्जाम के लिए, तो एक मैंने आज 8 से 10 घंटे की वीडियो अपलोड किया है। डबल स्पीड में अगर टाइम हो तो सिंगल स्पीड में, अगर 5 तारीख 4 तारीख को एग्जाम है तो, अगर टाइम नहीं है तो डबल स्पीड में करके आप वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, है ना, 70% क्वेश्चन मात्र उसी वीडियो से आपके एग्जाम में ना आए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, एकदम बदल दूंगा। लाइए पेपर लिख के देता हूं, ठीक है। तो अब क्या बताऊं, कोई भी आपको इतना गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे क्लास से आएगा, लेकिन मैं एसएससी के एग्जाम में गारंटी लूंगा, ठीक है, लेता हूं, है ना। चलिए क्रिकेट के विजय हजारे, ये रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एशियन श्रृंखला, ये सभी के सभी क्रिकेट से संबंधित है। और भी आपके वर्ल्ड कप वगैरह हो जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी भी होते हैं क्रिकेट में। इसके अलावा कई त्रिकोणीय श्रृंखला होता है क्रिकेट के अंदर, है ना। टेनिस से डेविस कप होते हैं जो सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अमेरिकी ओपन, फ्रांसीसी ओपन। ये जो चार आप बाद में ओपन वाला देख रहे हैं ना, तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। क्या भाई, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 की प्रतियोगिता होती है ना। और इसमें एक यूथांड कप भी जोड़ लीजिएगा, डेविस कप और यूथांड कप, और इसके बाद ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। ये सभी टेनिस के जो है प्रतियोगी हैं। और इसके अलावा एक टेबल टेनिस होता है, ये तो आपने तभी देखा कि लॉन टेनिस है। एक होता है जो ज्यादा टेबल टेनिस, वो अलग होती है। टेबल टेनिस में कर्बिलोन कप और स्वथिलान कप, ये ज्यादा आपकी एग्जाम में आता है। गोल्फ में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वाकर कप और राइडर कप आपके एग्जाम में आता है। पढ़ो उतना ही जितना काम के हो। बैंकिंग विनिमय एक्ट कब आया था आपसे पूछ रहा है, 1949 में आया था बैंकिंग विनिमय एक्ट, ठीक है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में आया था। FRBM का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, पहले भी बता चुका हूं। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है। एक पूरा मॉडल का भी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया हूं, है ना। पूरा मॉडल का जो आपका APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ जुड़ा हुआ है, ये मॉडल की ग्रामीण क्षेत्र में शहरी फैसिलिटी जो है, शहरी एमिनिटीज देना, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और 14 बैंकों का किया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, 6 बैंकों का किया गया था। अभी सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र 12 बैंक शेष बचे हैं, बाद बाकी सभी प्राइवेट बैंक है। आपको ध्यान रखना है, जिसमें SBI विस्तारिता के अनुसार सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है। आपके मन में RBI आ रहा है, तो RBI कमर्शियल बैंक नहीं, RBI केंद्रीय बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता बैंक है, जो प्रतिभूति, नेट नोट, मुद्रा, मौद्रिक नीति इत्यादि की जो है देखरेख करते हैं। ठीक है भैया, RBI के बारे में भी कल बताया था और इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए, आप आगे देखेंगे। चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये प्रश्न था संविधान के भाग 4 में क्या है। मैं हर दिन बताता हूँ संविधान के 1 से 12 आपको याद रखना है, और लास्ट के जो चुनाव आयोग है, संविधान संशोधन है, ये जरूर ध्यान रखना है, 2 भाग लास्ट के और शुरू के 1 से 12। ये कैसे याद रखते हैं, मैं आज से नहीं, जब से तैयारी करवा रहा हूँ तब से पहले ही दिन याद करवा दिया होगा मेरे ख्याल में। और संविधान को मैं, हमको लगता है आधा तो याद करवा दिया होगा, आर्टिकल आपको बात ही बातों में, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसमें डीपीएसपी है भाई। क्या है डीपीएसपी? संविधान के भाग 1 में संग्रह क्षेत्र 1 से 4 आर्टिकल देखते हैं, है ना। ये आज तक एग्जाम में नहीं आता, पहले रेलवे में आता था। अब जो है संविधान के भाग 2 में नागरिकता, ये भी कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से बात करेंगे, विधि का शासन भी प्रेरित है। ब्रिटिश संविधान से बात करेंगे, संसदीय प्रणाली भी प्रेरित है ना, संसदीय प्रणाली। ब्रिटिश संविधान से बात करेंगे, संसदीय विशेषाधिकार भी प्रेरित है। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? मैंने आपको उस दिन एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि आप देखते होंगे कि जो संसद की बैठक होती है उसमें क्या होता है कि जो है छोटे छोटे बात पे ऐसे कोई मतलब हंसी ठिठोली होती रहती है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आप विपक्षी टीम जो है डायरेक्ट जो है इसमें कोर्ट में ही ले जाएगा इस बात को, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना छूट दिया गया। नहीं तो हर दिन संसद में यही होता रहे तो फिर कब कार्यवाही होगी, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ छूट है संसद को। इसके अलावा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार, यहाँ पे अधिकार लिखिएगा, फंडामेंटल राइट कर लीजिएगा, है ना, हो जाता है भाई, जल्दी जल्दी में टाइप किया हूं। फंडामेंटल राइट भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड के डिस्पैच को कहते हैं ना, वुड के डिस्पैच को कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट को कहते हैं। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट अभी हमें दिए गए हैं। 1978 से पहले 7 प्रकार के हुआ करता था। 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 को अलग अलग समझना बहुत ही जरूरी है। 23 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर आपको ऑप्शन में शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं लिखा रहता है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं लिखा रहता है तो आपको जो है आपको कर देना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं लिखा रहता है तो आपको जो है कर देना है कि भाई जो मानव तस्करी पे रोक है ना, ये भी इसी में है, मानव तस्करी पे जो रोक है, या फिर बलात् श्रम पे रोक, ये सब एक ही बात होती है, 23 में है ना। 24 में बाल श्रम पे रोक दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है किसी कल कारखाने में भारी काम पे नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 25 से 28 यह धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। दादा किसकी बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है 25 से 28, है ना। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 29 और 30 ये अल्पसंख्यक हित की बात करता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। संवैधानिक अधिकारों का उपचार, नाम से ही स्पष्ट है। उपचार का मतलब आप क्या समझते हैं? उपचार का मतलब तो हम यही समझ पाए आज तक कि भैया मतलब इलाज होता है। तो उसी प्रकार से अगर संविधान के जो मौलिक अधिकार है जो जनता को दिया गया, जनता को सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? मौलिक अधिकार है ना, क्योंकि स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज होती है इस दुनिया में, ठीक है भैया। तो ये जो मौलिक अधिकार है इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि आती है, हनन आती है, या फिर इसमें जो है कोई कटौती किया गया हो तो आदमी जो है आर्टिकल 32 के प्रयोग करके आवाज उठा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा मानते हैं और आपका जो है रिट जारी जो करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट 226 से कल फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था, है ना। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकार से 1978 से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार वित्तीय अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में है। ऑप्शन में 300 भी डायरेक्ट देता है लेकिन ये गलत है ना, 300 का ए कीजिएगा, है ना, तभी सही होगा। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको मौलिक कर्तव्य कहाँ है तो आर्टिकल 51 भी रहता है और आर्टिकल 51 का ए भी रहता है, तो ये मारना है। 51 में तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है ना। इसके अलावा संविधान के भाग 5 पे आते हैं। ये जो आर्टिकल कहां से कहां कवर करेगा तो ये 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल को कवर करेंगे। कहां से कहां कवर करेंगे दादा? 52 से लेकर 151 तक के। देखिए ना एकदम सीरियल बैच है। 1 से आपने 4 देखा, 5 से आपने 11 देखा, 12 से आपने 35 देखा, 36 से आपने 51 देखा, 152 से आपने 36 से 51 सही है, 52 से आपने 151 देखा, फिर 152 से आपने 237 देखा। इस प्रकार से ना शुरू में पूरे एकदम रेगुलर है तो आपको एकदम जो है याद करने में हलवा फील होगा, ठीक है भैया। इनके अलावा
भाग 6 में क्या है, राज्य जो है राज्य है यानी द स्टेट्स 152 से 237। इस राज्य के अंदर क्या आएगा, विधानसभा आ जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएंगे, राज्यपाल आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, महाधिवक्ता आ जाएंगे, विधान परिषद आ जाएंगे, राज्यों में होने वाली अनेक प्रकार की कार्यवाही आ जाएंगे, राज्यपाल की अध्यादेश आ जाएंगे, है ना। 333 आर्टिकल जो है ये तो अलग की बात है ना, जैसे कल आपको पूछा गया था, लेकिन वो भी गवर्नर से संबंधित है, लेकिन इसके दायरे में नहीं आता। संविधान के भाग 7 निर्सित है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि संविधान के भाग 7 निर्सित कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। सबसे पहले ये क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख में जिस भी राज्य का वर्णन है उनकी बात में पहले यहाँ पे उनके बारे में बात रखी गई थी। तो इसे निर्सित कब किया गया, 7वां संविधान संशोधन है ना 1956 में किया गया था। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों के लिए एक कमेंट, एक क्वेश्चन आज भी पूछूंगा, आदत है भाई। एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप बताइएगा कि जो राज्यपाल है, एक से अधिक, मान लीजिए ये बिहार है और ये झारखंड है, ये दोनों में एक ही आदमी राज्यपाल के पोस्ट पे काम एट अ टाइम काम करेंगे, एक ही आदमी, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ये फैसिलिटी दी गई थी। इनके अलावा भारतीय संविधान के भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत 243 से लेके 243 के 9 तक है। मैंने आपको कहा है कि 243, 19 और आपका 51 का ए, ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल से न कि आर्टिकल है ना, इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। भाग 9 का ए में नगर पालिका है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा जो ये आपका भाग 9 ए है ना, इसमें नगर पालिका के कितने प्रावधान है, तो 18 विषय को शामिल किया, सॉरी ये भाग है, माफ कीजिएगा, जो नगर पालिका से अनुसूची है ये 12वीं है, और इस 12वीं अनुसूची में 18 मदों को शामिल किया गया है जो नगर पालिका से संबंधित होता है। और जो भाग 9 है वो ग्राम पंचायत से है सीधे, और जो भाग अनुसूची 11 है ये कैसा है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ याद रखने की ट्रिक। भाग 9 का ए, अनुसूची 11, अनुसूची 12, ये दोनों हो गए आपका नगर नियोजन से, और पहला दोनों हो गया आपका ग्राम पंचायत से। तो जो ग्राम पंचायत में मद है ये 29 मद है, और जो आपका नगर नियोजन में मद है ये आपका 18 मद है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 12वीं अनुसूची में कितने विषय या मदों को शामिल किया गया है, तो 18 बताइएगा। 11वीं अनुसूची में कितने विषय या मदों को शामिल किया गया है, तो 29 बताना है। 2026 का एशियन गेम कहाँ होगा, परसों ने बताया जी फूमियो कशीदा जी, है ना, तो ये जापान में होगा। कहाँ पे होगा, जापान के अंदर होगा। ठीक है मेरे भाई, जापान में होगा। एशियाई खेल 1951 दिल्ली से हुई थी। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल आयोजन 1982 में हुआ था। 2 बार हुआ है, पहली बार जो शुरुआती फर्स्ट इवेंट था ये दिल्ली में ही हुआ है 1951 में, दूसरी की बार 1982 में हुआ है। 2022 का एशियाई खेल चीन के गुंजवाओं में हुआ था। पदक टैली में पहला स्थान मेजबान चीन का था, है ना, और भारत को 107 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल हुआ था। ठीक है, इनके अलावा 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये अपना पेरिस में होगा। सुंदरता की शहर पेरिस, एफिल टावर की शहर पेरिस में होगा, यूनेस्को की शहर पेरिस में होगा। ठीक है मेरे भाई, एक एक बात पे ध्यान देंगे, कोई भी बात मजाक नहीं कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ, है ना। सब में जैसे यूनेस्को की शहर मतलब यूनेस्को है भाई वहाँ, है ना, तो ये पेरिस में होगा। ग्रीष्मकालीन पैरा भी पेरिस में होगा। पैरा मतलब जिसमें डिजेबल्ड पर्सन भाग लेते हैं। ओलंपिक भी कई प्रकार के होते हैं, जो बच्चे न्यू कॉमर है, ग्रीष्मकालीन पैरा, ग्रीष्मकालीन मेन वाला, शीतकालीन पैरा, शीतकालीन मेन वाला। ठीक है, इसके अलावा युवा भी होते हैं, लेकिन ये 4 मेन है, ध्यान रखेंगे, है ना। ओलंपिक की खेल 4 साल के गैप पे होती है। एक एक बात कहीं भी छप सकती है। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक का खेल कितने साल के बाद होती है ना। इनके अलावा 2026 की फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। 2022 वाला कहाँ पे हुआ था, कतर, दोहा, कबीरदास के, है ना। इनके अलावा जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 में हुआ, ये कहाँ पे हुआ, अर्जेंटीना के अंदर हुआ, है ना। तो इसके अलावा जो फीफा वुमेन हुआ था, फीफा वुमेन, है ना, ये जो 2023 में कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। 2027 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। नामीबिया से लाए गए चीतों को किस नेशनल पार्क में रखा गया था, तो कूनो नेशनल पार्क एमपी के अंदर रखा गया था। इसके अलावा 2024 T20 महिला क्रिकेट कहाँ पे होगी, तो ये बांग्लादेश में होने ही वाली है। और 2026 T20 महिला वर्ल्ड कप कहाँ पे, इंग्लैंड में होगी। 2024 T20 पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। एक
क्वेश्चन और भी ध्यान रखिएगा, जैसा मेरा मन कर रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कौन सा निम्नलिखित में से एक देश भाग नहीं लिया था, उसमें वेस्ट इंडीज ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके अलावा 2025 आईसीसी वर्ल्ड कप है ना भारत में होगी, महिला वाला, महिला लिखा है भाई, महिला। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी जनजाति, 19 तारीख की क्वेश्चन है। और नीचे देखिए फिर से आपको क्यों दिख रहा है, यहाँ से मैं कॉपी किया हूँ, है ना, कि मैं बताया था कि हॉर्नबिल किस त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, हॉर्नबिल को। और यहाँ पे मैंने जाति बताया था, देखिए ये 10 दिन तक आयोजित होने वाली सबसे बड़ी त्योहार है हॉर्नबिल त्योहार, नागालैंड की स्थापना। और यहाँ पे मैं बताता हूँ ना और भी चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जो ये क्वेश्चन पूछा ये कहीं ना कहीं जरूर लिखा रहेगा, है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लिखा रहेगा, लेकिन मैं पढ़ेंगे तभी आपको बता। देखिए नागालैंड में तो एक सेकेंड, चलिए ये देखिए, मूल रूप से नागा जनजाति पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये फैक्ट इस छप के आया ना जी एग्जाम में, तो इसी प्रकार से फैक्ट आता है छप के। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जनजाति जो है नागा हो गया। बाद में कि हॉर्नबिल के बारे में सब कुछ बता ही दिए हैं कि 2000 ईस्वी से यह मनाया जाता है। एक्चुअली क्या है कि 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना दिवस बर्थडे है, तो 2000 ईस्वी में, है ना, बर्थडे के साथ साथ एक अच्छा त्यौहार, इनका नाम हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल जो है नागालैंड की राजकीय पक्षी है, यानी धनेश जिसको हिंदी में कहते हैं, उन्हीं पक्षी के नाम पे ये मनाया जाता है। अभी अभी जो द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है उनको केरला जो है अपना राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो करंट से ये भी क्वेश्चन तैयार है। और यूपी मैंने बताया था कि जो गंगेज डॉल्फिन है उनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है यूपी, तो ये भी बात ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका हॉर्नबिल है ये 10 दिन की त्यौहार है, 1 से 10 दिसंबर फिक्स डेट है इसका। 2000 ईस्वी में और भी एक मेजर चीज हुआ, जो आपका शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है उसको दर्जा दिया गया, सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था 2000 में। असम से संबंधित है, शंकर देव महाराज के द्वारा जो है स्टार्ट करा गया था। नागा बता दिए। इसके अलावा नागा जनजाति बता दिए। नागालैंड का त्यौहार एक सेक्रेनी फेस्टिवल होता है, इसमें आपका अंगामी जनजाति पार्टिसिपेट करते हैं, यह फरवरी महीने में होता है। बतुकम्मा फूलों का त्यौहार है, तेलंगाना में होता है, देवी गौरी की पूजा होती है। बोनालू भी पूछा गया था कल फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में, और मैं बता रखा था, है ना। पोंगल का जो है आपका यहाँ पे पोंगल का मतलब उबालने से होता है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, मकर संक्रांति के समय होती है। इसी त्यौहार के मौके पे जल्लीकट्टू होती है। पोंगल 4 दिनों तक होती है, सूर्य और गाय की पूजा होती है। मकर संक्रांति के समय गुजरात में उत्तरायण होता है, इसी दौरान पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, महाराष्ट्र बिहार इस समय मकर संक्रांति कहते हैं, है ना। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, केरल में मकर बिलक्कू कहते हैं, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी कहते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा नववर्ष वाला सेम भी है, नववर्ष वाला बता दी है, जम्मू कश्मीर में नवरेह कहते हैं, है ना। उगादी कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी कहते हैं, केरल में बिशु कहते हैं, तमिलनाडु में पोतांदू कहते हैं, बिहार में शीतल कहते हैं, है ना, असम में बिहू कहते हैं, है ना, चेरोवा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है मणिपुर में मनाए जाने वाला, अच्छा हिमाचल प्रदेश में जो आपका क्या मकर संक्रांति मनाते हैं उसे माघ साजी कहते हैं, माघ साजी, माघ मतलब महीना वाला। मणिपुर में मनाया जाने वाला त्यौहार मैतेई जनजाति के द्वारा सबसे बड़ी त्यौहार है याओसांग। क्या है भैया, याओसांग, याओसांग। मैं बताया मणिपुर का होली है, कल क्वेश्चन भी पूछा था 19 तारीख को, बच्चे ने जवाब दिया कि मैं पूछा था कि गोवा का होली के जैसा कौन सा त्यौहार है, तो बच्चे ने बताया था भैया सिग्मो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मार्शल आर्ट फॉर्म है मणिपुर का थंगटा। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार थाईपुसम, इसमें भगवान मुर्गन की पूजा होती है, मुर्गन, है ना, संगम कालीन देवता। अगर आपसे पूछे मुर्गन किस कालीन देवता, तो संगम कालीन देवता, इंद्र ऋग वैदिक कालीन देवता है ना। सिक्किम के मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार लोसांग तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार, है ना। लद्दाख में मनाए जाने वाले त्यौहार हेमिस, स्पुतनिक, गस्तर, लोसर, है ना। इसके अलावा कौन सी योजना किसान के सम्मान के लिए है, तो किसान सम्मान निधि योजना, नाम से स्पष्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में आया था ये योजना, गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की धरती से, और योगी आदित्यनाथ साहब शासित प्रदेश गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था 2019 में। और 6000 की राशि दिया जाता है, 2-2 हजार की 3 किस्त 4-4 महीने के अंतराल पे, 2-2 हजार की 3 किस्त। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आया था। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना भी एक आया है ना, मान धन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो है ये आपका आया दादा 2019 में। 60 वर्ष पूरा होने के बाद जो है आपको कितनी की रकम दी जाएगी, तो 3000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन उस किसान को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 18 से 40 इसमें उम्र सीमा है, लेकिन देखिए अगर इसको अगर आपको लाभ चाहिए ना, तो आप 40 वर्ष मैक्सिमम आपका एज होना
चाहिए और कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन ये जो पेंशनवा मिलेगा 60 वर्ष तक जिएंगे तब मिलेगा, ठीक है भाई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कीम होता है ना LIC वगैरह में कि आप 15 साल तक भरिए, 10 साल रेस्ट कीजिए, 25 साल में जो आपका मैच्योरिटी पक के तैयार होगा आपको मिलेगा, ऐसा ही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, है ना। इसमें 3 कैडर में लोन दिया जाता है, एक में 50,000 तक दिया जाता है, एक में 5 लाख तक दिया जाता है और एक में जो है 10 लाख तक दिया जाता है ना। तो मैक्सिमम 10 लाख हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा है भाई 2007 से 2012, क्योंकि आप जानते हैं जो आखिरी पंचवर्षीय योजना था वो जो है आपका, है ना, 2012 से 2017 था। लेकिन बीचे में योजना बनाने वाला संस्थे जो है हट गया, नीति आयोग आ गया 2015 में। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 हो गया। अंतिम 12वीं का 12 से 17 था। योजना से संबंधित सभी विस्तृत फैक्ट ऊपर दिया गया, यानी कल के PDF में दे दिया गया है, ध्यान दे लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। भारत में किस धर्म के लोग जो है बहुसंख्यक निवास करते हैं? आप सभी जानते हैं, है ना, कि यहाँ जो है हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या बहुत है, तो ये हिंदू राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी हिंदू की है। हिंदू की आबादी 2011 में 121.9 करोड़ आबादी के अंदर हिंदू की जनसंख्या 96.63 करोड़ यानी 79.8 करोड़। तो इस क्वेश्चन को आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछेगा 80% से कम, है ना, 80% से कम, 80% से अधिक, 70% से अधिक, ऐसा मतलब जो भी देख लीजिए ना कि 80% थोड़ा कम है, ध्यान रखिएगा। मुसलमान का 17.22%, है ना, क्रिश्चियन का 2.78 करोड़ में 2.3%। अब यहाँ से जो माइनॉरिटी है उनको आपको ध्यान रखना है कि इनमें क्या क्रम बनेगा। आप जानते हैं कि 2 मेजर जो है, एक हिंदू और एक इस्लाम धर्म, ये आपका 79.8 और 17.22, तो ये दोनों मिला के 80 और 17 97, यानी 97 के करीब हो गए, 97.2 हो जाएगा, ठीक है, जोड़िएगा इतना ही होगा, है ना, 97.02 होगा, है ना। तो ये इतना हो गया। बाद में कि 3 में जो आपका क्रम आएगा तो क्रिश्चियन है, फिर हमारा सिख है ना, फिर हमारा बौद्ध है और जैन है। तो सबसे कम अगर बात करेंगे, अन्य की तो कोई लेखा जोखा नहीं है, तो सिख, बौद्ध और जैन में सबसे कम जैन है। और जैन की आबादी सबसे अधिक कहां पे है? मैंने अभी बताया था महाराष्ट्र में है। और ये क्वेश्चन आपको कौन से एग्जाम अभी हुआ था भैया? दिल्ली पुलिस में पूछा था, है ना। जनगणना संबंधित सभी जानकारी कल के PDF में दिया गया है, जो भी फैक्ट है। पाकिस्तान तथा चीन के साथ, है ना, रेखा कौन अलग करती है? तो पाकिस्तान को रेड क्लिफ और चीन को मैकमोहन। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा लगती है। दोनों क्यों? इसलिए क्योंकि एक बार भारत पाकिस्तान ऑप्शन ए में नहीं दिया, है ना, और पूछा कि रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है, तो बांग्लादेश भी आंसर हो सकता है ना। सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे रखा गया है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है ना। और राम सेतु भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ध्यान रखेंगे, रामेश्वरम द्वीप के आगे। इनके अलावा अच्छा, मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र है इंडिया का, ये बात भी आपको ध्यान रखना है दादा। इसके अलावा सुएज नहर लाल सागर से किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर से। क्या होता है कि एग्जामिनर कभी कभी आपके साथ खेला खेल जाता है, क्या? जैसे मान लीजिए कि ये 2 नहर है, ये है सुएज नहर और ये है आप सुएज नहीं, मैं लाल सागर ये मान लीजिए, और ये आपका भूमध्य सागर है, मैं लाल भी लिख देता हूँ। और ये मान लीजिए ये सुएज नहर है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्या होता है, एक हिसाब से सोचिए तो ये जोड़ने का भी काम कर रहा है, दूसरे हिसाब से सोचिए तो इनसे अलग होने का भी बात तो हो रही है ना, कि कहीं ना कहीं इससे अलग होना है, तो ये रास्ता पकड़ के हम इधर आ जाते हैं। तो कभी कभी जोड़ने के जगह पे अलग होना भी लिख देता है, तो उस केस में भी आंसर को नहीं बदलना है आपको। इसके हिसाब से न्यूलैंडस का अष्टक नियम कब दिया? ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। न्यूलैंडस हो, मेंडेलीव हो, इलेक्ट्रॉन की खोज कब किया हो, है ना, कोशिका की खोज कब किया हो, जीवित कोशिका की खोज कब किया हो, रेडियो सक्रियता की खोज कब किया हो, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज कब किया हो, ये सभी मैं बता दिया हूं। आइंस्टीन ने E = mc² का फॉर्मूला कब दिया हो, है ना, प्रकाश की प्रकीर्णन पर के लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला हो, हरगोविंद खुराना कब जो है DNA को कोडित किए थे, संश्लेषित किए थे DNA के माध्यम, DNA को जो है आपका प्रयोगशाला में, ये सभी के सभी मैं बता दिया हूं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, विश्वास तो करके देखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है ना। न्यूलैंडस के अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व क्या होता था कि पहले एक तत्व के गुणधर्म के समान गुणधर्म हुआ करता था। लेकिन यह मामला कहां पे जाके रुक गया? तो कैल्शियम पे जाके रुक गया। इसीलिए आपसे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंडस का अष्टक का नियम कहां तक लागू होता है? बताइएगा, कैल्शियम तक लागू होता है ना। इसके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में रिलीज होती है। एक बच्चे लिख रहे हैं, हाँ सर आप पर बहुत ट्रस्ट है, लेकिन मेरी हाइट 5.4 इंच ही है, इसीलिए मैं SSC एंड रेलवे की
तैयारी करता हूँ, जीडी नहीं दे पाता। साहिल पासवान जी, कोई बात नहीं साहिल पासवान जी, ऐसा नहीं है हाइट कम है तो दिखा दो दुनिया की कम हाइट वाले भी ऊंचाई जो आसमान को छू सकता है। आपकी सीजीएल की तैयारी करो भाई, है ना। इसके अलावा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में किया था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवियन हॉक ने 1674 में किया था। ये मैसेज मैं दूसरे मोबाइल में देख रहा हूँ भाई, मैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, है ना। अपने पास वो सिस्टम नहीं है, रिमोट दबाए क्वेश्चन आए, इतना तामझाम तो है नहीं मेरे पास। मैं बहुत ही कम जो है सुविधा के साथ आप लोगों को सिर्फ कंटेंट देना चाहता हूँ। बाद में कि पीडीएफ भी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पीडीएफ का डिजाइन दिखाइए पहले। अरे भाई डिजाइन क्या, शादी की कार्ड है, शादी होना है तेरे, है ना, तुम्हें नौकरी लेना है ना, तो तुम्हें कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि डिजाइन पे कि यहाँ फूल बनी है यहाँ पत्ती बनी है। ऐसा नहीं भाई, पढ़ने पे फोकस करो, काम की बात करो। मैं हर बात कहता हूँ, बड़ा छोटा ना देखो कि कौन कचरा चुन रहा है। अगर आपसे उनसे नॉलेज मिल रहा है उनसे भी नॉलेज लो, बेझिझक लो। जिस लॉज में जहाँ पे रह के आप पढ़ते हो, घर से बाहर ही जनरली बच्चे पढ़ते हैं, उस सोसाइटी उस लॉज में जो भी आपसे नहीं भी बनता हो ना, लेकिन नॉलेज अच्छा है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उनसे जाके पूछिए, आपको फायदा करेगा। और यही हेजिटेशन जब दूर हो जाएगा तो आप एक दिन जो है सफल जरूर हो जाओगे, ठीक है। इनके अलावा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में किया था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवियन हॉक ने 1674 में किया था। देखिए बताने को बहुत कुछ है, लेकिन लोग बोलते हैं थैसिस देने लगता है। ये मैं आप बीती बताता हूँ, थैसिस देना मोटो वो नहीं, और मैं कोई स्पीकर तो हूँ नहीं भाई, मेरी क्या औकात है ना। एडम स्मिथ की मांग के जो नियम है ये 1776 में दिया गया था। और मैंने बताया था कि मांग और पूर्ति का नियम जो है मार्शल साहब दिया था, मार्शल गाड़ी भी होती है। इसके अलावा डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड जो है हृदय प्रत्यारोपण जो है ये आपका 1967 में साउथ अफ्रीका के अंदर किए थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में रंगीन टीवी की प्रसारण 1982 में होती है। आपको आश्चर्य होगा, और अभी इतने पतले पतले एलईडी एलसीडी क्या क्या आ गए। पहली बार रंगीन टीवी जो है 1982 में आया था। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1923 में हुआ था, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी हुआ था। जो मैं आपको बताया था कि वो सार्वजनिक नहीं था, वो एक मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा मैंने आपको रेडियो का जर्नी बताया था कि 1923 में भले इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो निजी तत्व के द्वारा स्थापित हुए 1927 में हुए। फिर 1930 में इसका नाम बदला गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 1936 में से ऑल इंडिया रेडियो किया गया, और 1957 में से आकाशवाणी नाम दिया गया। तो ये रेडियो की जर्नी है। बाद में कि रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, और 19 तारीख को ही हम जो है रेडियोलॉजी दिवस आपको मनाना सिखाया था कि कब मनाते हैं। जो बीमारी से संबंधित होता है ना, जो चेक वगैरह होता है जैसे सोनोग्राफी वगैरह, तो उनकी भी एक दिवस है, तो वो सुनने वाला रेडी नहीं है वो। इसके अलावा हेनरी बैकरल 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ये रेडियो सक्रियता क्या होती है, जिसको मैंने बताया था कि जिसकी परमाणु क्रमांक 83 से मोर देन हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो जो क्या होती है उसके नाभिक अस्थायित्व हो जाता है, मतलब है ना, अस्थायी हो जाता है। और अस्थायी को प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा कण का उत्सर्जन करने लगता है। तो इसी क्रम में अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। भेदन क्षमता गामा की सबसे अधिक होती है, ठीक है भैया। इनके अलावा उत्तर पश्चिम में कौन सा देश भारत की, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि उत्तर पश्चिम कौन सा देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये अपना पाकू बनाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आंसर पाकू। उत्तर पूर्वी भारत किस लाइन के समीप है, तो एलएसी। दोनों बताया हूं, पाकू तो क्या बताने की बात है, वो सब जानते हैं कि आए दिन जो है कुछ ना कुछ करता रहता है खुरपाती, तो समझ जाते हैं हम कि पाकू उधर ही है ना। तो ये पाकू हो गया। और एलएसी क्या होता है, जो अपना अरुणाचल प्रदेश है उसके समीप थोड़ा आगे जाएंगे, जहां पे सियोम ब्रिज वाला उद्घाटन बताए थे ना, राजनाथ सिंह साहब किए थे, यहाँ भी लिखा होगा, यहाँ लिखा है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है ना। तो एलएसी का मीनिंग भी आपको याद आना चाहिए, और एलओसी का भी। तो एलओसी का होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी का होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो एक्चुअल वाला है वो चीन के साथ है, और जो कंट्रोल वाला है खाली वो पाकू के साथ है। ध्यान रखेंगे, अभी बाउंड्री की बात ऊपर कर ही लिए थे। मुंडारी नृत्य के बारे में पूछा, ये झारखंड से है। मुंडारी नृत्य जनजातीय नृत्य है, मुंडा जनजाति के द्वारा जो है मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, ये सब आप समझ रहे हैं ना, संथाल विद्रोह, ये सब उधर ही के ऊपर है, झारखंड की, है ना। ऐसे जो हम छोटा नागपुर की पहाड़ी साइड कह देते हैं, झारखंड में, है ना। इनके अलावा झारखंड में जो अधिकांश नदियां वगैरह है ना, ये भी इसी पहाड़ी की उपज होती है ना। इसके अलावा जो झारखंड, और यहाँ पे झारखंड के बारे में लिखा ही हूँ तो क्या बताऊँ मौखिक रूप से। चलिए झारखंड के अन्य जनजाति में आएंगे तो जनजातीय त्यौहार में सरहुल सबसे फेमस है। सरहुल सबसे ज्यादा बड़ा त्यौहार है झारखंड के अंदर जाति मतलब जनजातीय समुदाय में। इसके अलावा झारखंड में एक रोहिणी त्यौहार होता है, जो फसल बुआई के समय जो है किया जाता है, ताकि अच्छा फसल की कामना करते हैं इसमें। झारखंड में पारसनाथ की चोटी है, सर्वाधिक हाइट वाली चोटी है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पे आपका हुंडरू जलप्रपात है। झारखंड में प्रमुख लौह क्षेत्र, लौह उत्पादन क्षेत्र नोआ मुंडी है, जो आपके एसएससी एमटीएस में आया था। कोयला क्षेत्र झरिया, अबरक क्षेत्र कोडरमा। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में ही है, 1964 में स्थापित किए गए थे। टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में ही हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम झारखंड में ही है। ये जयपाल सिंह मुंडा कौन है, तो ये 1928 में जो भारत को हॉकी के अंदर पहला गोल्ड मिला था ओलंपिक में, तो उसके कैप्टेंसी यही कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये राउर
राउरकेला में है, और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम जो है ये आपका रांची झारखंड में है। ये सब बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, नहीं बताता है ना। सितार से कोई बताने की चीज है, क्या बताऊं, नहीं बताऊंगा तो भी जानते हैं आप, है ना। तो ये तबला से मैं कल बता ही दिया था, तबला से जाकिर हुसैन अल्लाह रखा, गुदई महाराज, लतीफ खान, किशन महाराज, फैयान खान, सुखविंदर सिंह, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण, 2024 में ग्रैमी अवार्ड, तबला से संबंधित है। सितार के अन्य प्लेयर में पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारेख, और जो नवीन चेहरे हैं इन बादकों में उनका मैंने प्रैक्टिस सेट में दौरान जिक्र कर लिया था, तो मुझे मत कहना ये हम नहीं पढ़े थे सर। इसके अलावा बांसुरी के प्रमुख वादकों में हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमनी, और ये राकेश चौरसिया अभी धूम मचाएगा एग्जाम में, क्योंकि इन्हें भी ग्रैमी अवार्ड मिला है 2024 वाला, और ये चौरसिया साहब के पुत्र हैं। सरोद के प्रमुख वादकों में अमजद अली, अली अकबर, अलाउद्दीन खान। रुद्रबीना में सादिक अली, असद अली, अन्नपूर्णा देवी, सुरबहार, तोताराम, दालचंद शर्मा, पखावज, यू कृष्णन, मैंडोलिन, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हरित क्रांति कब आया था, कल भी बताया था भैया 1967 में। हरित क्रांति 1967 में पंजाब में आया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज और खाद्यों का इस्तेमाल कर खाद्यान्नों की पूर्ति को बढ़ाना। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया स्तर पर एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया, 5 के कॉम में एक ये भी शामिल है। HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी। हरित क्रांति का असर सबसे अधिक गेहूं पर हुआ है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्यों हुआ था, किस लिए इकट्ठा हुए थे? देखिए जब भी मैं ये बताया, तब भी ये जरूर बताया कि रॉलेट एक्ट नामक एक काला कानून आया था, और उस काला कानून में क्या होता था कि किसी को भी शक के दायरे में लेके गिरफ्तार किया जा सकता है ना, गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस कानून के विरोध में हमारे कुछ नेतागण विरोध किए, तो उनको जो है पकड़ के जेल ले गए। उनमें थे भैया कौन, सैफुद्दीन किचलू प्रमुख थे, तो इन्हीं को जो है जेल ले गए। तो इसके आगे क्या करना है, इसी के लिए हमारे नेतागण और जो हमारे मतलब देश के जो कार्यकर्तागण थे या फिर जनता थे, वो जालियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई थी। तो इसका आंसर होगा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। इनके अलावा जालियांवाला बाग कहाँ पे है, अमृतसर के अंदर है। एक ही रास्ता प्रवेश करने का भी और निकलने का भी आज भी देखा जा सकता है, गोली का निशान। वहां पे गोली कौन चलवाया, जनरल डायर। जनरल डायर को कौन टपकाया, उधम सिंह। इस पे एक पिक्चर ही बना है, उधम सिंह। इनके अलावा 13 अप्रैल 1919 को दिक्कत हो जाएगा, 1919 को, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर कौन थे भैया, तो चेम्सफोर्ड। इसके अलावा हंटर की गठन होती है। निम्नलिखित में से बैडमिंटन में आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ड्यूस। मैं हमेशा बताया, कल भी बताया था कि बैडमिंटन में ड्यूस पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है, ड्यूस पूछा जाता है बैडमिंटन में, डबल फॉल्ट पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया। बाद बाकी टेनिस में भी फॉल्ट होता है। इसके अलावा एस्पिनोजा अवार्ड 2023 किसे दिया गया, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया था। तो एस्पिनोजा अवार्ड ये जो है जलवायु वाला है, तो ये जोगैया गुप्ता इस प्रकार से नाम है इनका, है ना। तो ये अगर ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर होगा। बाद में नोबेल पुरस्कार के 3 अभी देख के जाना है, कल नहीं पूछा तो आज पूछा जा सकता है। जॉन फास्से, नरगिस मोहम्मदी और क्लॉडिया गोल्डन, इन तीनों को ही पूछे जा सकता है, ज्यादातर फेमस है ना। साहित्य में, शांति में और इकोनॉमिक्स में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वहीदा रहमान ये भी, और 8वीं महिला, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज चतुर्थ शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।